हेलो बच्चों, मैट्रिक वाला यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ये रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का डे 4 है। इससे पहले 3 वीडियो अपलोड हो चुका है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से इसे देख सकते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं, रासायनिक समीकरण के उपयोग से जो लाभ होते हैं उसके बारे में और रासायनिक समीकरण को और अधिक उपयोगी बनाने का क्या उपाय है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों में भी शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि मुझे और भी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिल सके। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक है रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं, यानी कि रासायनिक समीकरण से क्या क्या सूचनाएं प्राप्त होती है। आज का जो वीडियो लेक्चर है यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर है। कैसे महत्वपूर्ण है? क्योंकि आज जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है इस टॉपिक से बोर्ड परीक्षा में हर बार 2-3 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव तो 2 अंक के फिक्स रहते हैं और सब्जेक्टिव कभी पूछे जाते हैं कभी नहीं पूछे जाते हैं। यानी सीधा मोटा मोटी समझा जाए तो ये बात निकल के आती है कि आज के टॉपिक से आपका 4 अंक मुट्ठी में आ जाएगा यदि आप अच्छे तरीके से इसे समझ जाते हैं। तो देखते हैं, हमारा पहला पॉइंट है यह अभिकारकों और प्रतिफल के संकेतों और सूत्रों की जानकारी देता है। यानी कि रासायनिक समीकरण हमें क्या करता है? रासायनिक समीकरण अभिकारक और प्रतिफल के संकेत और क्या करता है? उसके सूत्रों की जानकारी देता है। जैसा कि यहाँ देखिए एक समीकरण है तो इसमें अभिकारक का ये सूत्र है, यहाँ भी ये सूत्र है और यहाँ भी ये सूत्र है। यानी कि अभिकारक में क्या करता है? रासायनिक समीकरण अभिकारक और प्रतिफल के संकेत और सूत्रों की जानकारी देता है। दूसरा सूचना हमें क्या याद देता है कि अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन कौन से नए पदार्थ बन रहे हैं, इसके भी हमें यह क्या करता है? जानकारी देता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिएगा, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन, यानी अभिक्रिया में कार्बन और ऑक्सीजन भाग ले रहे हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड बन रहे हैं। तो इस बात की भी हमें ये क्या करता है? सूचना देता है। तीसरा पॉइंट है हमारा, यह अभिकारकों और प्रतिफलों के मोलों के अनुपात की जानकारी देता है। क्या करता है ये? अभिकारक और प्रतिफल के मोलों के अनुपात की भी जानकारी देता है। और चौथा है, यह अभिकारकों और प्रतिफल के द्रव्यमान का अनुपात बतलाता है। अगला पॉइंट है हमारा रासायनिक समीकरण के उपयोग के लाभ, यानी कि रासायनिक समीकरण उपयोग करने से क्या फायदे होते हैं, क्या लाभ होते हैं वे। तो पहला लाभ हमारा क्या है कि रासायनिक समीकरण के उपयोग से क्या होती है? समय की भी बचत होती है और लिखने के लिए कागज पर भी समय की बचत होती है। जैसे कि यहाँ देखिएगा, ये हमारा कार्बन लिखा हुआ है और ये ऑक्सीजन लिखा हुआ है। अगर यही बात को हम हिंदी में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, कार्बन कार्बन कार्बन। तो यहाँ पे देखिएगा, कार्बन लिखने के लिए हमें इतना जगह यानी करीब 3-4 इंच जगह छेका, लेकिन यहाँ पे अगर इसी का संकेत हम लिखेंगे तो कितना बहुत छोटा ही जगह में हो गया। तो इससे क्या होगा? हमारा समय भी बचता है और कागज पर लिखने के लिए स्थान भी बचता है। तो पहला लाभ हमारा क्या हुआ कि रासायनिक समीकरण से, रासायनिक समीकरण के उपयोग से क्या होता है? समय और लिखने के लिए कागज की भी क्या होती है? बचत होती है। दूसरा समीकरण है, पूरे संसार में यानी कि पूरे दुनिया में एक ही प्रकार के समीकरण का प्रयोग किया जाता है, जिससे हमें इसकी दोबारा याद करने की क्या होती है? जरूरत नहीं पड़ता है। जैसे कार्बन यहाँ पे सी लिखाया, कार्बन का संकेत सी लिखाया, तो चाहे वो अमेरिका रहे, चाहे इंग्लैंड रहे, चाहे पाकिस्तान रहे, कोई भी देश रहे, यानी कि दुनिया के किसी भी कोने में चल जाइएगा तो कार्बन हमारा क्या होगा? सी है तो उसका संकेत भी क्या होगा? सी ही लिखाएगा, चाहे वो कोई भी देश हो। तो अब जैसे अपने ही बिहार में ले लीजिए तो कुछ लोग जो धान का पोरा झड़ता है तो कुछ लोग उसे पोरा कहते हैं, कुछ लोग उसे पुआल कहते हैं, कुछ लोग उसे झरुआ कहते हैं। यानी कि हर 10-15 किलोमीटर पर हम लोगों का क्या होता है? कुछ ना कुछ भाषा में चेंजिंग आ जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, चाहे आप दुनिया के कोई कोना में रहे, अगर कार्बन है तो उसका संकेत सी होगा, नाइट्रोजन है तो उसका संकेत एन ही होगा, सभी जगह वही प्रयोग होता है। तो ये भी हमारा क्या है? एक फायदा
है कि अगर भारत में याद कर लेते हैं तो ऐसा ना कि हम अमेरिका में गए तो वहां भी हमें याद करने की जरूरत पड़ेगी। अगला टॉपिक है आपका रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाने का क्या उपाय है, यानी कि रासायनिक समीकरण को और ज्यादा उपयोगी बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा भौतिक अवस्था की जानकारी। अब ये भौतिक अवस्था क्या होती है, तो पदार्थ का जो 3 अवस्था है, ठोस, द्रव्य और गैस, वही क्या होती है, उसकी भौतिक अवस्था होती है। तो रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था की जानकारी के लिए हम क्या करते हैं, उसके संकेत और सूत्र के ठीक बाद ब्रैकेट में, यानी कि संकेत और सूत्र के ठीक बाद ब्रैकेट में ठोस के लिए S, ठोस के लिए S और द्रव्य के लिए L, गैस के लिए G तथा जलीय द्रव्य के लिए AQ का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बनेगा ऑब्जेक्टिव में कि रासायनिक समीकरण में ठोस के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो रासायनिक समीकरण में ठोस के लिए S का प्रयोग किया जाता है, गैस के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो G का प्रयोग किया जाता है। नीचे आपको उदाहरण दिया हुआ है CaCO3 मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट, जो हमारा क्या होता है, पत्थर होता है। संगमरमर का सूत्र सुने होइएगा या जानते होइएगा। CaCO3 हमारा ठोस है तो इसके ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, S लिखेंगे। इससे पता चलेगा कि हमारा ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, ठोस है। उसके बाद है कैल्शियम ऑक्साइड, इसके भी ब्रैकेट में S लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, ठोस है। और कार्बन डाइऑक्साइड हमारा क्या है, G लिखा हुआ है, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हमारा क्या है, गैस है। आशा करता हूँ कि आपको अभी तक पढ़ाया गया वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, तो आप अपने सभी दोस्तों को भी इसे जरूर शेयर करते रहे। अगला पॉइंट है हमारा ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया की जानकारी। तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में आपको अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ाया जाएगा। अभी हम केवल ये सीखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होती है तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया को कैसे हम दिखाएंगे। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को दिखाने के लिए प्रतिफल क्या होता है, तीर चिन्ह के जो दाहिने वाला भाग होता है वो हमारा प्रतिफल होता है। तो प्रतिफल में क्या लिखाएगा, प्लस ऊष्मा, और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की जानकारी के लिए अभिकारक की ओर प्लस ऊष्मा लिखते हैं। जैसे कि नीचे एग्जांपल में दिया हुआ है कैल्शियम, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलके हमारा क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। और प्रतिफल की तरफ प्लस ऊष्मा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कौन सा अभिक्रिया है, तो ये हमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। दूसरा एग्जाम्पल लिखा हुआ है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये मिलके हमारा क्या बना, नाइट्रोजन ऑक्साइड बना। तो इसमें अभिकारक की तरफ प्लस ऊष्मा लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि ये हमारा क्या है, ऊष्माक्षेपी। अगर प्रतिफल के तरफ प्लस ऊष्मा लिखा रहे तो वो हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा, और अभिकारक के तरफ प्लस ऊष्मा लिखा हुआ रहे तो हमारा ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगा। तो अब बोर्ड में तो अब जगह नहीं है तो इसे हम मिटाएंगे। आप एक बार इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें और इसे अच्छे तरीके से शेयर करते रहे। हालांकि आपको PDF नोट्स मिलेगा, लेकिन आप अपना नोट्स भी तैयार जरूर करते रहे। तो चलिए इसे हम मिटाते हैं। हमारा अगला पॉइंट है गैस की उत्पत्ति की जानकारी, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में गैस की उत्पत्ति की जानकारी के लिए हम क्या करते हैं, तो गैस की उत्पत्ति की जानकारी के लिए संकेत या सूत्र के ठीक बाद क्या करते हैं, तीर चिन्ह नीचे की ओर, तीर चिन्ह ऊपर की ओर क्या करते हैं, दिखाकर हम उसमें गैस की उत्पत्ति की जानकारी देते हैं। जैसे नीचे हमारा लिखा हुआ है जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल। जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल हमारा अभिक्रिया करके क्या बनाया, ZnSO4, और इससे हमारा क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस निकला। तो हाइड्रोजन गैस निकल रहा है तो ये हमारा गैस है। तो ठीक तीर चिन्ह ऊपर की ओर अगर कर देंगे तो जिससे हमें पता चलेगा कि क्या, कि इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस निकल रही है, यानी कि अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति के लिए हमने क्या किया, तीर चिन्ह ऊपर की ओर दिया। अब प्रश्न इससे ऐसे बनेगा कि रासायनिक अभिक्रिया में गैस की उत्पत्ति की जानकारी कैसे दी जाती है। तो रासायनिक अभिक्रिया में गैस की उत्पत्ति की जानकारी के लिए संकेत या सूत्रों के ठीक बाद तीर चिन्ह ऊपर की ओर करके दिया जाता है। अगला है हमारा टॉपिक अवक्षेप बनने की जानकारी। तो अवक्षेप बनने की जानकारी कैसे दिया जाता है, तो रासायनिक अभिक्रिया में
जहां अवक्षेप बनता है उसके संकेत और सूत्र के ठीक बाद तीर चिन्ह क्या किया जाता है, नीचे की ओर, तीर चिन्ह नीचे की ओर देकर उसकी क्या किया जाता है, अवक्षेप बनने की जानकारी दिया जाता है। जैसे हमारा ये है AgNO3 और हाइड्रोजन क्लोराइड, ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बना है, AgCl2 जो हमारा अवक्षेप के रूप में बच रहा है, और HNO3 तो अवक्षेप के रूप में AgCl बच रहा है, तो इसे हम तीर चिन्ह नीचे की ओर दिखा है। तो आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। साथ ही अपने स्कूल के और ट्यूशन के सभी दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में आप जरूर बताएं। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। धन्यवाद।